अस्सलामुअलैकुम। पब्लिक न्यूज रूम में आपको खुशामदीद। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अकबर बाजवा और मैं हूं रमशा कमल। सबसे पहले पब्लिक न्यूज रूम में बात करेंगे कराची कोरंगी में तजावुजात ऑपरेशन हो रहा है, जिसके दौरान हवाई फायरिंग कर दी गई और हवाई फायरिंग KDA टीम पर की गई है। फायरिंग के बाद वहां पर भगदड़ मच गई और जबकि पुलिस की भारी नफरी भी मौका पर पहुंच गई है। मजीद तफसीलात अपने नुमाइंदे नवाज डाहरी से जान लेंगे। नवाज डाहरी, अब तक पता चल पाया किसने फायरिंग की, क्यों फायरिंग हुई थी और फायरिंग से कोई जख्मी तो नहीं हुआ? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि KDA की जानिब से तजावुजात हटाने के लिए मेहरान टाउन में ऑपरेशन शुरू किया गया। जैसे ही KDA की टीम, पुलिस और मीडिया की टीम वहां तजावुजात हटाने के लिए, कवरेज के लिए मीडिया की टीम पहुंची और KDA की टीम की जानिब से ये ऑपरेशन किया जा रहा था, तो वहां पर जैसे ही इंक्रोचमेंट हटाई गई तो सामने से स्ट्रेट फायरिंग की गई, पथराव किया गया, जिसके बायस अभी तक जो KDA हुकाम का कहना है कि दो जो उनके जो ऑफिसर्स हैं वो जख्मी है, जबकि एक पुलिस ऑफिसर भी जख्मी है। इस वक्त रेंजर्स भी आ चुकी है, पुलिस की जो भारी नफरी जो मौजूद है और वहाँ पर जो रिहायशी लोग हैं उनकी तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है और पुलिस को, और अभी जो है वो पुलिस और सारी जो रेंजर्स की टीम है उनको रवाना कर दिया गया है और इस वक्त जो है वो रेंजर्स। तो नवाज डाहरी, इब्तिदाई तौर पर बताया गया है कि किसकी जानिब से फायरिंग की गई थी, कौन लोग हैं ये, कहाँ से की गई? ये कब्जा माफिया है जिनकी जानिब से कब्जा किया गया था प्लाटून पर, तो उसकी जानिब से ये स्ट्रेट फायरिंग की गई है, जिसके बायस पुलिस का एक ऑफिसर भी शदीद जख्मी है, जबकि दो जो है वो KDA के हुकाम है वो भी जख्मी है। इस वक्त जो है वो भारी नफरी पुलिस की कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया और दीगर जो इलाके वहाँ की जो पुलिस है इस वक्त। सही। और नवाज, अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में आई है? पता तो आपने बताया कि कब्जा माफिया की तरफ से की गई, कोई गिरफ्तारी अब तक अमल में आई? 2 गिरफ्तारियां अमल में आई है इस वक्त और अभी तक जो है वो ताहाल मजीद गिरफ्तारियां नहीं की गई और शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। सामने से जो मेहरान टाउन के जो रिहायशी है उनकी जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। मेहरान टाउन के रिहायशी जो है वो इस वक्त सदा लगा रहे हैं। उनका कहना है कि हमारे 2 लोग जो है वो जख्मी है, तो ये मौक़िफ़ आ रहा है मेहरान टाउन की रिहायशियों का, जबकि सामने से जो KDA के काम से मेरी अभी बात हुई है, उनका कहना है कि 2 जो लोग हैं, 2 ऑफिसर्स उनके जख्मी हैं, जबकि पुलिस की जानिब। अच्छा नवाज डाहरी, ये भी बताइएगा इस सारे वाक़े के बाद क्या ऑपरेशन अभी भी जारी है तजावुजात के खिलाफ या रोक दिया गया है? बिल्कुल भी नहीं। इस वक्त जो है वो पुलिस रेंजर्स वो बैकफुट पे आ चुकी है और ये जहां तजावुजात हटाने के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया था वहां से काफी दूर जो है वो रोड पर इस वक्त मौजूद है और पुलिस और इस वक्त SHO है और दीगर जो काम है वो आगे मूव कर रहे हैं, वापस जा रहे हैं, क्योंकि शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है वहाँ जो रिहायशी है मेहरान टाउन के उनकी जानिब से। और इस वक्त मैं आपको बताऊं कि मेरी SHO से वो जो गुफ्तगू, ये पब्लिक न्यूज की एक्सक्लूसिव गुफ्तगू, उनमें SHO ने भी लेक ऑफ प्लानिंग का जो है वो जिक्र किया है। उनका कहना है कि 3 जगहों पर अगर ऑपरेशन होंगे तो किस तरीके से पुलिस की जानिब से वो फैसिलिटेट किया जा सकेगा। जबकि हमने जैसे SHO से राब्ता किया वहां पर एक्सक्लूसिव बात करने के लिए, तो उनको पता ही नहीं था कि मेहरान टाउन में कोई ऑपरेशन हो रहा है, क्योंकि उनका कहना था कि मैं किसी और जगह पे मसरूफ था। तो यकीनन ये लैक ऑफ डिपार्टमेंट हमें नजर आ रहा है, प्लानिंग का फुकदान नजर आ रहा है। नवाज, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। SHO का कहना क्या था जब वो पब्लिक न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे? नाजरीन जरा वो भी आपको सुनवा देते हैं। अभी जो प्लाट पर जो है वो कब्जा खत्म कराने के KDA के जो ऑपरेशन था उसमें आपको एतमाद में लिया गया? KDA वाले कहाँ हैं? हाँ, उन्होंने बाकायदा थाने में लेटर दिए और हर जगह लेटर दिया, हमारे थाने में भी लेटर दिया। आपकी मगर मेरी मसरूफियात की वजह से मैं नहीं आता। अच्छा सर, आपकी कितनी नफरी थी यहाँ पर जो जिनने? ये मुझे इल्म नहीं है, अभी बता दूं। नहीं, तो नफरी बहुत कम थी जिसकी वजह से स्ट्रेट फायरिंग की गई है वहाँ से। अच्छा। आपकी नफरी भी थी, वो सब लोग हम यहाँ पहुँचे हैं जान बचा के। बस अभी हम तो क्यों प्लानिंग क्यों नहीं की जाती है इस किस्म के ऑपरेशन करने के? अगर 3 ऑपरेशन एक साथ हो, उधर लखनऊ में अलग है, वहाँ EC साहब वाले का अलग ऑपरेशन कर रहे हैं, यहाँ इनका अलग है, एक पार्टी और भी गई है, तो इतना तो पुलिस नहीं है कि कवर कर सके। तो ये बेस्ट मैनेजमेंट नहीं करना है। बिल्कुल, तो बेहतर नहीं था कि आपको एतमाद मिले कि एक प्लानिंग के साथ चलते? हाँ, बेहतर क्या प्लानिंग। आपने मुलाहिजा किया कि पब्लिक न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू की SHO ने और जो हमारे नुमाइंदे हैं उन्होंने सवाल किया कि आया कोई प्लानिंग क्यों नहीं है, कि आपको पहले से आगाह नहीं किया गया था KDA की जानिब से, लेकिन उन्होंने यही जवाब दिया कि ज़ाती मसरूफियात की बिना पर मैं नहीं पहुंच सका था और मैं देर से पहुंचा हूं, एक नफरी भी नहीं थी। और इस पर उन्होंने ये बताया भी कि शासन लेटर तो दिया गया था लेकिन वो नहीं पहुंच सके। और ये भी बात कर रहे थे कि 3 जगहों पर ऑपरेशन हो रहा है लेकिन उसके बावजूद कोई खासी नफरी एक जगह पर भी दिखाई नहीं दी गई, जैसा कि नवाज डाहरी ने भी सवाल किया। तजावुजात के खिलाफ काफी दिनों से कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन जारी। आज पहला दिन है जब मज़ाहमत तो की गई लेकिन स्ट्रेट फायर भी किए गए पुलिस पर, जिससे 2 पुलिस एहलकार कम अज कम अब तक बताया जा रहा है कि जख्मी हुए, जबकि 2 अफराद को वहां पर गिरफ्तार भी किया गया है।
मज़ाहमत का सामना है इस वक्त केडीए टीम को और जो पुलिस साथ मौजूद है। अब मौके पर रेंजर्स और पुलिस की नफरी पहुंच चुकी है और ऑपरेशन बताया गया कि फिलहाल रोक दिया गया है क्योंकि शदीद मज़ाहमत का यहाँ सामना पर अगर नवाज जारी हमारे साथ मौजूद है तो उनसे ये भी बात कर लेते हैं। नवाज जारी, ये बताइएगा कि जो बात कर रहे थे एसएचओ साहब के कोई मनसूबाबंदी नहीं की गई कि इतनी नफरी कहाँ से लाएं, तो कितने लोगों की नफरी थी और किन किन जगहों पर, वो जो कह रहे हैं 3 जगहों पर ऑपरेशन हो रहा है, कितनी दूर है? नवाज से भी जानेंगे। लेकिन केडीए की टीम्स की हिफाजत के लिए नफरी ही नहीं थी, कराची पुलिस ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। एसएचओ मेहरान टाउन कोरंगी ने कहा कि 3 इलाकों में एक साथ तजावुजात ऑपरेशन चल रहा है और कोई मनसूबाबंदी नहीं की गई, आगाह नहीं किया गया और इतनी नफरी हम कहां से लाएं। आगे बढ़ते हैं, अभी बात करेंगे अल अजीजिया रेफरेंस की, जिसमें साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने पहले दलाइल देने से इनकार कर दिया और फिर ख्वाजा हारिस ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की जानिब से पेश करदा दस्तावेजात को भी दिफा के दस्तावेजात तस्लीम करने से इनकार कर दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दस्तावेजात जवाब के तौर पर जमा करवाई गई हैं, दिफा के लिए नहीं। दस्तावेजात में नवाज शरीफ ने अपने दौरे हुकूमत के कारनामों का भी जिक्र किया और असल मामला यानी कि केस में दिफा के हवाले से कोई सबूत पेश नहीं किया और कोई ठोस बात भी नहीं की गई। फैसल शाही हमारे नुमाइंदे जिन्होंने आज तमाम ये समात कवर की, उनसे बात करते हैं। फैसल, क्या हैं ये दस्तावेजात जिनके बारे में ख्वाजा हारिस साहब कह रहे थे कि जवाब में जमा कराई गई हैं, इन पर दलाल नहीं देने? जी बिल्कुल अकबर, देखें ये आज समात में, क्योंकि आज अल अजीजिया स्टील मिल रेफरेंस में जो हतमी दलाइल के लिए अफ्रीकैन को अदालत ने तलब कर रखा था और आज जब अफ्रीकैन जो अदालत के रूबरू पेश हुए तो आज भी जो हतमी दलाइल है वो ना शुरू हो सके। अल अजीजिया स्टील मिल रेफरेंस में ख्वाजा हारिस भी आज जब अदालत में पेश हुए, इसके साथ जो नैब की प्रोसिक्यूशन टीम, आज पूरी टीम मौजूद है, जिसमें अकरम शेख है, उनके साथ साथ जो वासिक मलिक हैं वो भी मौजूद है, सरदार मुजफ्फर अब्बासी वो भी मौजूद है। जब समात का आगाज़ हुआ तो आज अदालत ने कहा कि आज हतमी दलाइल का आगाज़ करते हैं अल अजीजिया स्टील मिल रेफरेंस में, जिसके बाद ख्वाजा हारिस का कहना था क्योंकि अभी फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट रेफरेंस में जो नायब के तफ्तीशी अफसर हैं उन पर अभी जिरा कुछ दिन अभी मजीद लगेंगे। आज का खैर उन्होंने कहा था कि आज उसको मुकम्मल कर लेंगे, लेकिन ख्वाजा हारिस की आज भी जिरा मुकम्मल नहीं हो सकी। तो उसके बाद जो पहले ये सवाल उठाया गया कि पहले जिरा शुरू कौन करेगा, हतमी दलाइल जो है वो कौन पहले शुरू करेगा। इस पर जो है अफ्रीकैन में जो बहस का सिलसिला शुरू हुआ तो ये बाद में ये तय हुआ कि अब ये अदालत फैसला करेगी कि क्योंकि जो ख्वाजा हारिस उनकी जानिब से कुछ एक डॉक्यूमेंट्स जो जमा करवाई गई थी जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर जो वासिक मलिक है उनका कहना था कि आपने कुछ अपने दिफा में डॉक्यूमेंट्स जमा करवाई हैं। तो ख्वाजा हारिस का कहना था कि वो जो अपने दिफा में पेश नहीं की, बल्कि वो डॉक्यूमेंट जो एक सवाल था कि मजीद कुछ आप कहना चाहेंगे नवाज शरीफ के लिए, ये सवाल था जो 152 सवाल दिए गए, तो उसमें ये 149वां सवाल था कि आप मजीद कुछ कहना चाहेंगे, तो उसमें उन्होंने अपना जवाब जो है वो दाखिल करवाया था, ये कोई दिफा नहीं था। तो जिस पर उनका कहना था अगर तो ये दिफा नहीं है तो ये आप वाजे कर दें कि ये दिफा नहीं और आप इसको कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ख्वाजा हारिस ने एक बार ये फिर कह दिया कि ये कोई दिफा नहीं पेश किया गया, ये जो डॉक्यूमेंट्स पेश की गई हैं बेसिकली एक सवाल का जवाब था। तो अब ये अदालत ने तय करना है, दोनों के फ्रीकैन के उन्होंने आज दलाइल सुने हैं, अब अदालत तय करेगी कि पहले किया। अच्छा, हमारे साथ रहिएगा फैसल शाही, हमें ज्वाइन किया आरिफ चौधरी साहब ने, माहिर कानून है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। ये फरमाइएगा कि ओवरऑल होता क्या है जब इस तरह का केस होता है, प्रोसिक्यूशन को हक होता है या फिर डिफेंस को हक होता है कि हतमी दलाइल दे? अदालत ने फैसला तो महफूज कर लिया है। सबसे पहले ये बुनियादी जिम्मेदारी डिफेंस की होती है कि वो अपना केस जो है करे और उसे ये चाहिए कि वो अदालत से अपना दिफा 342 से शुरू हो जाता है उनका। 342 की स्टेटमेंट से पहला उनका हक होता है कि वो अपना दिफा पेश करे और उसमें सारी वो उनसे जो सवालात पूछे जाते हैं उन सवालात के जवाबात ही दरअसल उनका डिफेंस होता है। डिफेंस का ये काम है कि पहले केस हतमी तौर पर पेश करें और फिर उसके बाद उस पर प्रोसिक्यूशन की तरफ से भी दलाइल आएंगे। आरिफ चौधरी साहब हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब गुफ्तगू कर रहे हैं सहाफ़ियों से, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। के अंदर अंदर इस बात किसी नतीजे पर पहुंचे कि क्या होगा। मैं ये समझता हूँ कि ये कराची इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड फेडरल गवर्नमेंट ने बनाई थी कुछ साल पहले, तो वो कुछ प्रोजेक्ट्स लेकर चल रही थी, जैसे ग्रीन लाइन किसी हद तक तकमील तक पहुंच गई है, उसकी प्रोग्रेस बड़ी अच्छी है। बाकी लाइंस पर काम अभी कहीं शुरू हुआ कहीं नहीं शुरू हुआ अब तक। तो इंशाअल्लाह मैं अगली मीटिंग से पहले मैं चीफ मिनिस्टर सिंध से मुलाकात चाहूँगा और मैं वो मेरे साथ हमेशा बड़े कोऑपरेट करते हैं, तो मैं समझता हूँ पूरे सिंध की ब्रीफिंग लेना चाहता हूँ क्योंकि फेडरेशन का ओहदेदार हूँ, तो सिर्फ कराची मेरा शहर ज़रूर मैं उसकी फ़िक्र करता रहूँगा, मगर पूरे सिंध के हवाले से मैं चाहूँगा कि कुछ चीफ मिनिस्टर साहब बता दें कि कहाँ कहाँ हुकूमत पाकिस्तान की ज़रूरत है और कहाँ कहाँ क्या प्रोग्रेस हो रही है।
ये कराची इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड इस्टेब्लिश हुई थी, उसके बाद प्रेसिडेंट साहब ने एक कराची टास्क फोर्स बनाई है। तो उसके अंदर कुछ शुकूक और शुबहात जन्म पाते हैं कि फेडरेशन 18th अमेंडमेंट के हवाले से जो चीज़ें डिवॉल्व हो चुकी हैं तो वो वहीं पर रहेंगी। अलबत्ता KIDCL जो है वो एक फेडरल कोऑपरेटिव अंदाज से बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ सिंध गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आज तक काम करता रहा है। उसमें अगर नुमाइंदगी का इशू है तो आई हैव फुल कॉन्फिडेंस इन द गवर्नर ऑफ सिंध कि वो अपनी मीटिंग्स के दौरान, और आज भी इन्होंने कुछ मीटिंग्स की हैं, उन मीटिंग्स के दौरान वो शुकूक और शुबहात दूर कर दें। जो गवर्नर का और प्रेसिडेंट का रोल है, प्रेसिडेंट का कोई एग्जेक्टिव रोल नहीं है, लिहाजा मैं समझता हूँ कि मैं आइन के तहत उनके हुदूद को कभी उबूर नहीं करूँगा। उनकी हुदूद को अंदर रहते हुए मेरा फ़र्ज़ ये है कि सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब गुफ्तगू कर रहे थे और उनका यह कहना था कि मैं चूंकि फेडरेशन का नुमाइंदा हूं, इस वजह से तमाम सूबों के लिए बेहतर सोचना मेरी जिम्मेदारी है। हम एक मरतबा फिर अल अज़ीज़िया रेफरेंस की बात करते हैं। इससे पहले हम आपको बता रहे थे कि साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के वकील से उन्होंने ये कहा कि पहले मैं दलाइल नहीं, आखिरी हतमी दलाइल मैं नहीं दूंगा, पहले प्रोसिक्यूशन को देने होंगे। अब से कुछ देर पहले आरिफ चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनका यह कहना था कि ये डिफेंस की जिम्मेदारी होती है कि वो अपना केस सबसे पहले एस्टैब्लिश करे और उसके बाद हतमी दलाल देने का हक प्रोसिक्यूशन के पास महफूज है। और बात यही हुई कि दस्तावेजात में नवाज शरीफ ने अपने दौरे हुकूमत के कारनामों का तो जिक्र किया, लेकिन असल मामला यानी केस में दिफा के हवाले से कोई सबूत पेश नहीं किया। आरिफ चौधरी साहब एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ चौधरी साहब, बात वही आ गई कि दस्तावेजात में कुछ और बात कर रहे हैं और जो केस में दिफा की अगर बात की जाए, जो सबूतों की बात है वो पेश नहीं कर रहे हैं। तो ठोस बात है अभी जो पॉइंट नवाज शरीफ साहब रेज कर रहे हैं? बात यह है कि इनके पास शुरू से लेकर डिफेंस नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये डिफेंस अगर होता तो सुप्रीम कोर्ट से ये नायल ना होते, सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पर ना पहुंचती कि ये सादिक और अमीन नहीं है। उसके बाद मुसलसल एक ही उनका मंत्रा है और वो ये है कि वो तमाम हर वो शख्स, हर वो इदारा जो प्रोसिक्यूशन में आता है या जिसके बिहाफ पे कोई बात की जा सकती है मुमलिकत को चलाने के मामलात, और उनको मलाइन करना शुरू कर दें, गालियां देना शुरू कर दे। और यहाँ एक चीज और बड़ी खास तौर पे आपके ज़हन में आनी चाहिए कि ये तरीकेकार, हर काम जो है वो अपने तरीकेकार से हट के, ताकि कहीं भी लड़ाई हो जाए कि जी झगड़ा हो जाए कि देखे जनाब ये क्या बात हुई, हमने कहा कि जी आप आए, पर कभी ऐसा हुआ नहीं कि सबसे पहले जो हक होता है वो तो डिफेंस का होता है कि डिफेंस ने मतलब एक प्रोसिक्यूशन का काम है एविडेंस पेश करना। ये जो उनकी बहस होती है बिल्कुल फॉर्मेलिटी होती है प्रोसिक्यूशन की बहस। नहीं तो आरिफ चौधरी साहब, जिस तरीके से बहस हुई, जिस तरीके से सारा मामला हम देख रहे हैं, डिलेइंग टैक्टिक्स का मुजाहरा किया गया, तो क्या इसका ओवरऑल आउटकम या फायदा ख्वाजा हारिस साहब को, नवाज शरीफ साहब को बराह रास्त इस केस में होगा? इन्हें जरा बराबर फायदा नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि कन्विक्शन जो है वो दिखी हुई सामने नजर आ रही है और इसलिए वो कह रहे हैं कि जनाब फलां को क्या पता है और इनको गवर्नमेंट को क्या पता है। हर शख्स जो थोड़ा बहुत भी कानून जानता है उसे ये पता है कि जब एक कॉमन सेंस की बात है कि अगर डिफेंस ना पेश किया जाए और आप पे इल्जाम हो कि आपकी आमदन से जराए, आपके जो आमदन है उससे जराए, उन आमदन से ज्यादा आपने जो एसेट्स इकट्ठे किए हैं उनको आप अकाउंट फार करें, तो उसके बाद आप अगर जवाब ना दें और आप मनी ट्रेल ना दें, आप वो जरिए ना बताएं, ऑस्टेंसिबल मीन्स ना बताएं, तो उसके बाद क्या नतीजा होता है? अच्छा आरिफ चौधरी साहब, आज दूसरी तीसरी समाअत कम अज कम हमने ऐसी देखी है जब जज साहब ने उन्हें रोका, उन्होंने कहा कि आप एक तो गैर मुतल्लिका सवाल ना पूछें, फिर उन्होंने कहा ये सवाल आपका पूछना बनता नहीं है तफ्तीशी अफसर से, आप सवाल किसी का आप किसी से पूछ रहे हैं। तीसरा दिन कम अज कम हमने इस तरह का देखा है। इससे हम क्या अब समझें? आपके तो वैसे कुलीग भी हैं ख्वाजा हारिस साहब, सुना है कि बड़े लायक फायक लॉयर हैं, इस तरह की बात सवाल क्यों पूछ रहे हैं वो बार बार? कुलीग ही नहीं है, ख्वाजा हारिस मेरे क्लास फेलो है। मुझे हम इकट्ठे पढ़ते रहे लॉ कॉलेज में, एक ही क्लास में थे, मेरा उनसे बड़ा रिश्ता है, लेकिन मसला ये उनके रिश्ते का नहीं है, ना ही ख्वाजा हारिस साहब का कुछ आती इसमें मामला। प्रॉब्लम ये है कि आप वकालत जो करते हैं वो अपने क्लाइंट की बुनियाद पे करते हैं कि जो उसके पास होगा उसे ही आपने आगे प्रमोट करना है। ख्वाजा हारिस साहब अच्छे वकील है, लेकिन बात यह है कि वो केस उनको एक बहुत बुरा केस मिला है जिसमें मुल्ज़म के पास कहने को कोई दिफा नहीं है। तो जाहिर है कि अपने मुल्ज़म की इंस्ट्रक्शन पर वो उसी तरह चले कि मुल्ज़म जो है उसकी मुसलसल ये कोशिश है कि कहीं ना कहीं खराबी पैदा हो जाए। आप देखिए कभी इतना यदि ख्वाजा हारिस अगर
आम केस करते कोई भी फौजदारी तो वो इतना इतनी जिरा ना करते। नहीं फिर आरिफ चौधरी साहब, जो बात होती है कि जो बड़े बड़े सियासतदान है, जो बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज हैं पाकिस्तान के अंदर, वो बड़े बड़े वकला को हायर कर लेती हैं और उनका केस फिर स्ट्रांग हो जाता है, तो फिर ये जो तासुर दिया जाता है वो तो ठीक है, फिर वो किसी भी तरीके से डिफेंड करेंगे। बात यही है कि अगर आप बहुत ऐसा जिसकी न्यूसेंस वैल्यू भी है और दूसरा ये है कि अक्लमंद वकील है, वो यही टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं। आप देखें ना, जिरा आम आदमी अगर कोई इस तरह का आम लॉयर से इस तरह के सवाल करे किसी आम केस में, तो कोई उसे अदालत इजाजत नहीं देगी। अब आप अगर उनकी जिरा पढ़ ले तो वो कई बार एक ही सवाल मुख्तलिफ अंदाज में किया गया है और बल्कि बात तो अंदाज भी नहीं बदला गया। वरना आप देखें एक सदर एक नुक्ते पे बहस हुई है और लड़ाइयाँ हुई है वहाँ बाकायदा अदालत में। नुक्ता भी नहीं था, बात रिपीट किया गया है, बात रिपीट की गई और उनके लिए मैं समझता हूँ कि सवाए इसके कोई और रास्ता था ही नहीं। यानी ख्वाजा हारिस साहब, वो उन्हें कोई ना कोई गुंजाइश ऐसी पैदा करनी चाहिए जिसमें वो बता सके कि ये देखा जनाब, हमने ये सवाल हम पूछना चाहते तो उन्होंने कहा जी आप सवाल नहीं पूछ सकते, तो हम फिर अपना दिफा क्या पेश करेंगे। ये तो आप देखें ना, सीधा सीधा अपने आप को आप एक्सपोज कर रहे हैं सारी दुनिया के सामने कि डिफेंस में आप कोई बात कहने की बजाय सारी बात पहले आपने कह दिया कि हसन और हुसैन से पूछे। अब आप हसन और हुसैन के मामले में भी कहते हैं जी मुझे तो केस आरिफ चौधरी साहब बिल्कुल क्लोजर के करीब आ गया। अब तक कोई सच डिफेंस जमा नहीं करवाया, बल्कि आज भी जो जवाब उन्होंने जमा कराए, जब एक लाइन आ जाती है डिफेंस लॉयर की तरफ से, वो ये कहता है कि ये डिफेंस में नहीं है, ये सिर्फ डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने जमा कराए हैं, तो आप फिर खुद ही वही जो तमाम बात आप भी कर रहे हैं, वो तो ख्वाजा हारिस साहब मेरा ख्याल है कोर्ट में खुद कह चुके हैं कि डिफेंस यहाँ पे कोई नहीं है, बस ये मैं जवाब जमा करा रहा हूँ और उनको भी पता है फैसला क्या है। का वो वक्त था जब उन्होंने पेश करना था। उन्होंने देखे ऐसे केसेस में जिसमें एक पॉलिटिकल पर्सनैलिटी है, जिसके लोगों के जो प्राइम मिनिस्टर था उसके सियासी पार्टी है, उसका सबसे बड़ा काम यह था कि वो 340(2) उसमें आके खुद अपनी CRPC के तहत वो खुद अपना गवाह खुद बनता, कहता जी मैं मेरे पे जिरा करो, मैं बताता हूँ ये मेरे जराए हैं, ये मेरे मसाइल है, इससे मैंने असर इकट्ठे किए हैं और आप मुझे खामखा खराब कर रहे हैं और मुझे बदनाम कर रहे हैं। और फिर उससे ज्यादा हैसियत किसी गवाही की नहीं हो सकती जो अपने खिलाफ गवाह या अपने हक में गवाह। बिल्कुल तो केस का जो फैसला है वो तकरीबन इट्स लाइक राइटिंग ऑन द वॉल। पता है ख्वाजा हारिस साहब को भी केस का फैसला क्या आएगा, नवाज शरीफ साहब के खिलाफ आएगा, क्योंकि दिफा में आज तक कुछ जमा नहीं कराया गया। आरिफ चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे और अपना ओपिनियन दे रहे थे। बहुत शुक्रिया आरिफ चौधरी साहब आपका। हम यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कुछ मजीद इश्यूज के साथ हमारे साथ रहिएगा। लेकिन उससे पहले खबर आपको ये भी देंगे कि वजीर आजम कल सियालकोट में यूनिवर्सिटी का संगे बुनियाद रखेंगे और वजीर आजम इमरान खान करतारपुर से वापसी पर सियालकोट का दौरा भी करेंगे, जहाँ पर वो यूनिवर्सिटी का संगे बुनियाद रखेंगे। बताया यह गया कि कल जो करतारपुर का संगे बुनियाद रखने की तकरीब में इमरान खान साहब जाएंगे, वहां से वापसी पर चूंकि रास्ते में नारोवाल के साथ सियालकोट, तो वहां पर यूनिवर्सिटी का संगे बुनियाद रखेंगे। टिका खानसानी हमारे साथ मौजूद हैं। टिका, बताइएगा किस यूनिवर्सिटी का संगे बुनियाद रखेंगे इमरान खान साहब सियालकोट में? जी बिल्कुल, सियालकोट के अवाम के लिए वजीर आजम एक तोहफा देना चाहते हैं और वो यूनिवर्सिटी की सूरत में तोहफा दे रहे हैं। अल्लामा इकबाल का चूंकि शहर है और अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी का नाम रखा जाएगा। कल वजीर आजम करतारपुर से वापसी पर तकरीबन 1:30 से 2 बजे सियालकोट पहुंचेंगे, जो कि नारोवाल के करीब ही सियालकोट है। सियालकोट शहर में उनकी जो सेंट्रल पंजाब के सदर उमर डार है, उनसे मुलाकात होगी। इसके अलावा उस्मान डार उनका इस्तकबाल करेंगे, जो कि यूथ के प्रेसिडेंट भी हैं। वजीर आजम इमरान खान सियालकोट में अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह करेंगे, संगे बुनियाद रखेंगे। उसके बाद वजीर आजम सियालकोट में ही सियालकोट नॉलेज सिटी का कयाम जो है वो पार्क का वो भी इसी दौरे का हिस्सा है। इसके बाद वजीर आजम जो है वो वापस आएंगे। यकीनन ये सियालकोट के अवाम के लिए बहुत बड़ा तोहफा होगा। वजीर आजम बनने के बाद इमरान खान का ये पहला दौरा होगा सियालकोट का, जिससे इस यूनिवर्सिटी से सेंट्रल पंजाब के जो लोग हैं वो मुस्तफीद हो सकेंगे। और सियालकोट में तो सही, कल इमरान खान साहब सियालकोट का दौरा करेंगे और वहां पर यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह भी करेंगे। टिका खानसानी, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। एक बार फिर बात करेंगे कराची कोरंगी में तजावुजात ऑपरेशन के दौरान फायरिंग से 4 अफराद जख्मी हो गए। तर्जुमान KDA के मुताबिक कोरंगी मेहरान टाउन में तजावुजात ऑपरेशन के दौरान सख्त मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। हमले पर वहां पर पथराव भी किया गया, जबकि फायरिंग भी की गई है और 4 अफराद की अब तक जख्मी होने की इत्तला मौसूल हुई है। ऑपरेशन बताया गया था, इससे कुछ देर पहले रोक दिया गया। ये ताजा तरीन मनाजिर जो आप मुलाहिजा कर सकते हैं, जब वहां पर मेहरान टाउन में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के लिए KDA की टीम एंटर हुई तो उन पर फायर किए गए, स्ट्रेट फायर किए गए, जिससे 4 अफराद के अब तक
जख्मी होने की इत्तला मौसूल हुई है। पुलिस इस वक्त मौके पर मौजूद है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और दूसरी जानिब से जो तमाम वो लोग जिनका कब्जा है उस जमीन पर जिसको बागुजार कराने के लिए केडीए की टीम यहां पहुंची है, उन्होंने न सिर्फ पथराव शुरू कर दिया है केडीए की टीम पर, बल्कि फायर भी खोला गया है पुलिस और तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन करने वाली टीम। और आप ये देख भी रहे हैं कि किस तरीके से वो फायरिंग हो रही है, स्ट्रेट फायर किए जा रहे हैं। केडीए के मुलाजमीन वहां पर जो कि ऑपरेशन में मसरूफ थे, उनके ऊपर स्ट्रेट फायर्स किए गए काबिजीन की जानिब से, और काबिजीन ने तोड़े गए मकान जो है वो दोबारा यहाँ पर तामीर कर लिए थे, जिस पर केडीए की टीम पहुंची थी। और ये जो जमीन थी वो बागुजार करानी थी। आज ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन काबिजीन की जानिब से स्ट्रेट फायरिंग की गई और केडीए मुलाजमीन को निशाना बनाया गया। अभी भी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो जख्मी है वो अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त सख्त मुज़ाहमत का सामना करना पड़ रहा है। नवाज डाहरी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। नवाज डाहरी, बताइएगा ऑन ग्राउंड इस वक्त क्या सिचुएशन है, कि अभी भी फायरिंग हो रही है और जो जख्मी है उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया गया? जी बिल्कुल, ऑन ग्राउंड सूरत हाल ये है कि जो पुलिस और पुलिस की भारी नफरी जो वो तलब कर ली गई थी यहाँ पर मेहरान टाउन में, और उसके बाद जैसे ही भारी नफरी पहुंची तो वहाँ के जो रिहायशी हैं और ज्यादा उनके अंदर जो है वो शोर शराबा पैदा हो गया और उन्होंने बहुत ज्यादा रिएक्ट किया है, जिसके बाद पुलिस की भारी नफरी जो है वो अभी अपने थाने तक मैसूर होकर रह गई है। पीछे वापस कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के थाने में अभी पुलिस जो है वापस आ गई है, जबकि मुतलका और जो डिपार्टमेंट है केडीए, उसके साथ साथ दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो भी कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के थाने पर मौजूद हैं। जबकि मैं आपको बताऊं कि दूसरी जानिब वहाँ पर जो रिहायशी है मेहरान टाउन के रिहायशी, उनका कहना है कि हमारे 2 बंदे जख्मी हैं जिनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है, वो क्रिटिकल पोजीशन में है। केडीए का मौक़िफ़ सामने आया है कि 2 से 3 लोग हमारे जख्मी हैं, उनमें। अच्छा नवाज, ये बताइएगा, ये जो अभी आपने जो ताज़ा फुटेज अभी भेजी है, इसमें हमें रेंजर्स नजर नहीं आ रहे हैं। उनको रेंजर्स को बैकफुट पे रखा गया था। पहले पुलिस की जानिब से जो वो ऑपरेशन किया जा रहा था, पुलिस जो उनके साथ थी, लेकिन उसके बाद में फौरी तौर पर रेंजर्स भी पहुंच गई थी। मगर इस वक्त मैं आपको सूरत हाल बताऊं कि जो बड़ी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में जो वहाँ मेहरान टाउन के रिहायशी हैं वो मार्च की सूरत में कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के थाने की तरफ आ रहे हैं और उनका कहना है कि हम थाने का घेराव करेंगे। तो इस वक्त जो है वो पुलिस और नवाज डाहरी, ये टोला कितना बड़ा है, कितने लोग हैं और पुलिस इनको रोकने में कामयाब नहीं हो रही, जो बातें कर रहे हैं कि हम जाएंगे और अब थाने का घेराव करेंगे? असल में ये लेक ऑफ प्लानिंग हमें नजर आ रही है बहुत ज्यादा यहाँ पर, क्योंकि कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के हमारे एसएचओ से भी बात हुई तो उनका भी कहना रहा कि हमें जो है वो 3 जगहों पर ऑपरेशन हो रहे हैं, हमें सिक्योरिटी वहाँ देनी होती है और जिसकी वजह से हमें प्रॉपर बताया नहीं गया। लेकिन मैं बताऊं कि जब हम वहाँ पहुंचे तो रिएक्शन का अंदाजा पुलिस को ना केडीए को था कि इतना बड़ा रिएक्शन होगा। जब पब्लिक न्यूज ने केडीए के साथ ऑपरेशन से पहले गुफ्तगू की कि भाई आपको पता है कि आप रिहायशी इलाके में ऑपरेशन करने जा रहे हैं, आपके पास नफरी मुकम्मल है, उनका कहना था कि मुकम्मल इतना रिएक्शन नहीं आया। नवाज, ये बताइएगा, वो जो एसएचओ की गुफ्तगू हमने सुनवाई भी, उसमें क्या मामला था? जब वो कह रहे थे 3 जगह ऑपरेशन हो रहा है, तो क्या वो 3 जगह कोरंगी थाने की हुदूद में जाती हैं जहां पर ऑपरेशन हो रहा है? बिल्कुल, मैं बताऊं कि एक जो पहला लखनऊ सोसाइटी की जानिब जो है वो इलाका है, वहाँ पर ऑपरेशन हुआ, वहाँ पर जो तजावुज़ात हैं वो हटाए गए। उसके बाद वो हमें वहाँ पर एम्बुलेंस, एक जो पुलिस मोबाइल नजर आई जिसमें 4 से 5 पुलिस जो वो कांस्टेबल मौजूद थे, जिसके जो सरबराही में वहाँ पर जो शादी हाल है वहाँ पर जो तजावुज़ात हटाए गए। उसके बाद जो नेक्स्ट इनका जो टारगेट था वो था मेहरान टाउन। मेहरान टाउन एक रिहायशी इलाका है और बहुत रिहायशी इलाका है, सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर घर बने हुए हैं। जब यहाँ पर वो पहुंचे हैं तो जो नफरी थी ना मुकम्मल नफरी थी, ना ही केडीए की जानिब से कोई, मैं आपको बताऊँ सिर्फ एक गाड़ी जो है वो क्रेन जो तजावुज़ात हटाने के लिए मौजूद थी। जब जैसे ही वहाँ पहुंचे तो शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया। हमारे नाज़रीन भी देख सकते हैं फुटेजेस में। लेकिन नवाज डाहरी, जब रिएक्शन आना शुरू हुआ तो इस बात को भी काफी टाइम गुजर चुका है, तो क्या दीगर थानों को इन्वॉल्व नहीं किया गया, मजीद नफरी बढ़ाने के लिए मदद नहीं मांगी गई? क्योंकि अतराफ में अगर इस इलाके की बात की जाए तो कयूमाबाद है, आगे डिफेंस है, पीछे लांडी का इलाका लगता है, तो बहुत सारे थाने करीब है जहाँ से मदद भी मांगी जा सकती है। नवाज, नहीं, अभी तक मेरी एसएसओ से बात हुई, उन्होंने किसी से मदद नहीं मांगी, क्योंकि ये अभी नफरी कम होने की बात कर रहे थे ना। जी बिल्कुल, नफरी कम होने की बात तो कर रहे थे, लेकिन अभी किसी से भी मदद नहीं मांगी गई। केडीए के सब लोग यहाँ मौजूद हैं। मैं आपको बताऊं कि वो रिएक्शन के बाद दोबारा जो है वो पुलिस की नफरी कुछ ज्यादा भर के, पुलिस की नफरी एसएचओ की सरबराही में और दीगर हसास इदारे जो है वो भी शामिल थे और दोबारा इन लोगों ने वहाँ पर जाने की कोशिश की। पब्लिक न्यूज की टीम भी वहाँ पर मौजूद थी, वहाँ पर उनके साथ जो वो तजावुज़ात हटाने वाली जगह पर जब गए
तो वहाँ पर हमें बड़ा रिएक्शन नजर आया। पुलिस की जानिब से बड़ा रिएक्शन जो है वहाँ पर रहा है कि जितने भी थे वो बाहर निकल आए, फैमिलीज निकल आई और वो उन्होंने बहुत ज्यादा रिएक्ट किया, जिसके बाद जो है वो रिएक्शन बहुत ज्यादा नजर आया। नवाज डाहरी आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। ब्यूरो इंचार्ज कराची काशिफ मुनीर ने भी हमें ज्वाइन किया है। काशिफ, अभी तमाम तर तफसील जो हमें नवाज बता रहे थे उसके मुताबिक तो ये लग रहा है कि इल प्लान्ड ऑपरेशन है, सही तरह से इसकी प्लानिंग नहीं की गई और दूसरा प्रीएम्प्ट भी शायद नहीं किया गया था कि आगे से ये रिएक्शन आ सकता है और उसकी वजह से पसपाई का सामना हुआ है पुलिस को और केडीए टीम को। जी बिल्कुल दोस्त, ऐसा ही है। ये कोरंगी का है, यहाँ पर एक ही इलाके में तकरीबन 2 किलोमीटर के रेडियस के अंदर 3 ऑपरेशन किए जा रहे हैं और इलाका पुलिस कह रही है कि हमें जो है बता जरूर दिया गया था, हमें यह नहीं बताया गया कि पहले ऑपरेशन कहाँ किया जाएगा, दूसरा ऑपरेशन कहाँ किया जाएगा। केडीए की टीम यहाँ पर बहरान टाउन में सख्त जो है मजामत का सामना करना पड़ा है और यहाँ पर खुशकिस्मती इस बात पर रही कि ये पीछे होकर ज्यादा अंदर नहीं गए हुए थे, लेकिन इनको शदीद मजामत का सामना करना पड़ा है। इस तरह सूरत ये है कि पुलिस जो है केडीए की टीम है उनको पीछे हटना पड़ा है और इस तरह भी शदीद जो है इनको मुजामत का सामना करना पड़ रहा है और इनको जो ये सोच कर आए थे इनकी जरूरी इस बात पे थी कि जो 2 किलोमीटर का रेडियस है जिस हवाले से पुलिस को इन्फॉर्म किया था क्यों नहीं लेकर आए, जो लोग जख्मी हुए इसका कौन जिम्मेदार होगा। अभी तक ये सूरत ये है कि जो केडीए की टीम है, जो केएमसी की टीम है वो यहाँ पर पहुंची जरूर है लेकिन बगैर नफरी के पहुंची है, उनके लोग जख्मी हुए हैं। उसके बाद अब रेंजर्स और पुलिस पहुंची है लेकिन अभी भी यहाँ पर शदीद मुजाहमत की जा रही है। जी तो अब नवाज डाहरी, हम ऑन ग्राउंड सिचुएशन में फिर बताइएगा कि क्या नफरी बढ़ाई गई है, काबू पा लिया गया है सूरत हाल को, क्योंकि जैसे आपने हमें पहले अपडेट किया था वो कह रहे थे कि हम थाने की तरफ बढ़ेंगे और ये पूरा एक ग्रोह है, तो अब क्या सिचुएशन है? बिल्कुल, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पुलिस और दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, केडीए की टीम वापस कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में पहुंच चुकी हैं। मैं आपको यहाँ पर एक और ब्रेकिंग न्यूज दूं कि वहाँ जब हम पहुंचे तो ना केडीए की टीम की जानिब से उनको कोई सेफ्टी हेलमेट कोई भी चीज हमें नजर नहीं आई। पुलिस की अगर नफरी में 20 लोग थे, 20 जो है वो कांस्टेबल थे, तो 20 में से कोई 5 के पास असला था, बाकी डंडा बरदार पुलिस थी। मतलब कोई रिएक्शन अगर इससे अभी तो शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया वहाँ पर, अगर उससे ज्यादा भी आता तो पुलिस उससे निपटने के लिए कोई भी उनके पास कोई प्लानिंग नहीं थी। तकरीबन कोई मैंने खुद ऑब्जर्व किया कि अगर यहाँ पर 20 से 25 लोग अगर पुलिस की जानिब से सिपाही मौजूद थे तो उनमें से कोई चंद के पास असला था, बाकी डंडा लेकर खड़े हुए थे। तो ये भी एक अजीब बात थी कि केडीए की जानिब से जो ऑपरेशन किया जा रहा था उनके पास ना सेफ्टी हेलमेट थे ना सेफ्टी की कोई चीज थी। मैंने जब सवाल किया केडीए के मुख्तलिफ जो वहाँ मौके से ताल्लुक रखने वाले जो मुलाजमीन थे जो केडीए इंक्रोचमेंट हटाने के लिए आ रहे थे, तो मैंने उनको कहा कि आपको पता है कि जब आप इंक्रोचमेंट हटाते हैं तो उस वक्त रिएक्शन आ सकता है, ना आपके पास कोई सेफ्टी की चीजें। अच्छा नवाज, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। चेयरमैन इंसदाद तजावुजात सेल केएमसी बशीर सिद्दीकी साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। 1-2 किलोमीटर के रेडियस के अंदर 3 जगह पर ऑपरेशन हो रहा है। पुलिस ये कंप्लेन कर रही है कि हमारे साथ कोऑर्डिनेट ही नहीं किया केएमसी वालों ने। क्या कहेंगे आप? उसी की वजह से अब 4 एहलकार कम से कम, उनमें से 2 केएमसी के और 2 पुलिस के जख्मी हुए हैं। देखिए, ये जो कार्रवाइयाँ होती है इसके अंदर जो है रिएक्शन तो आते हैं और इस रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि कोई हम हिम्मत हार बैठे ना। या अगर हमारे जितने भी जख्मी हुए हैं साथी और दोस्त और हमारे जितने भी लोग, हम फिर भी इस ऑपरेशन को जारी रखेंगे। सर हिम्मत तो आप नहीं हार रहे, मैं तो कोऑर्डिनेशन का पूछ रहा था कि एक मजबूत कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं की गई पुलिस के साथ, एक तरीके के साथ अगर इस ऑपरेशन को लेकर चला जाता तो ज्यादा बेहतर हो सकता था, पसपाई ना होती पुलिस को। नहीं, असल में कोऑर्डिनेशन तो सबके साथ है, मुश्तरका तौर पे काम हो रहा है मिलकर। बाज़ दफा इस तरह होता है कि अचानक कुछ किस्म का मामला हो जाते हैं तो वो फिर उसकी वजह से ये चीजें आ जाती है, लेकिन सारे राब्ते में हमारे पुलिस और तो दीगर इदारे राब्ते में है और इंशाल्लाह अब ये अंडर कंट्रोल हो जाएगा सब बात। बशीर सिद्दीकी साहब, अब क्या आगे लायामल होगा? क्योंकि जिस तरीके से बता रहे थे कि 3 जगहों पर और भी ऑपरेशन हो रहा है, इस सिचुएशन को देखते हुए भी वो कह रहे हैं कि अब हम ये ऑपरेशन जारी रखने नहीं देंगे, तो किस तरीके से फिर केएमसी काम करेगी वहाँ पर और अमले के लिए तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए आप लोग क्या इक़दाम कर रहे हैं? देखिए, अभी आला हुकाम से बात हो चुकी है और नफरी भी आ रही है, तो देखिए ये तो पूरे कराची के अंदर काम हो रहा है और इस किस्म के हम हालात से निपटने के लिए तैयार बैठे थे। हमें उम्मीद थी कि इस किस्म के जो है मामला होंगे और पुलिस से और दीगर एजेंसियों से राब्ता है, इंशाल्लाह ये मामला तो बशीर सिद्दीकी साहब, आपने कहा कि इस तरीके के मामला इस इलाके में हो सकते हैं। आपने बताया था पुलिस को, जो SHO साहब थे उनसे हमारे नुमाइंदे की जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमें जनाब लेटर तो दिया गया था और हमारे पास इतनी नफरी नहीं थी, तो क्या उन्होंने आपको रिस्पॉन्ड बैक किया था इस पर कि
जनाब वक्त ले लीजिए, आज नहीं कल कर लीजिए, नफरी मजीद चाहिए, ऐसे कोई बातचीत हुई थी आपकी उन एसएचओ के साथ या पुलिस के साथ? ये ऐसा होता है कि ये अचानक ये सिलसिला कब्जा माफिया जो है वो प्लान करते हैं, और उस वक्त जब ऑपरेशन के दौरान बिल्कुल ऐसी उम्मीद नहीं थी कि ये इस किस्म की जो है रद्दमल आएगा। अचानक ये हुआ है, और इस अचानक में ये ऐसे मौकों पे अचानक ये जमा होते हैं और करते हैं। नहीं, वो बात बिल्कुल ठीक है आपकी, लेकिन सिद्दीकी साहब एक और चीज यहाँ पे छोटी सी, ये कि आप खुद कह रहे हैं कि ऐसे रद्दमल की तवक्को थी, अंदाजा था, ऐसा हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद प्रोटेक्टिव गियर किसी के पास मौजूद नहीं है। इस वक्त जो हमारे पास ऑन ग्राउंड ताजा तरीन फुटेज भी मौजूद है, ना पुलिस के पास और ना ही केएमसी एहलकारों के पास। इसकी वजह क्या है सर? देखिए, केएमसी एहलकार जो होते हैं उनके पास कोई इस किस्म का तो नहीं होता जिस तरह आप बता रहे हैं, लेकिन जो पुलिस है वो मौजूद है और पुलिस के पास हर चीज है। अभी पुलिस हमारे साथ ही है और पुलिस उसको जो है उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। ये जितनी भी चीजें हैं ये हमेशा, मैंने आपसे कहा कि हमेशा हमारे साथ होती रहती है, लेकिन इस दफा जो है एक प्लान के तहत हमला हुआ है। आज की सूरत हाल क्या है सर? आज की सूरत हाल, आज ऑपरेशन रोक दिया गया, अब कल दोबारा शुरू किया जाएगा या फिर अभी इट्स ऑन गोइंग? नहीं, अगर अभी थोड़ा सा अंधेरा क्या हो रहा है, अगर अंधेरा होगा तो हम ऑपरेशन रुकेंगे, वरना अभी ऑपरेशन जारी रहेगा, हम ऑपरेशन रुकेंगे नहीं। ठीक है बशीर सिद्दीकी साहब, ये भी बता दीजिएगा कि अब आइंदा इस तरह का कोई वाकया ना हो तो आप इनको सिक्योरिटी किस तरीके से देंगे केएमसी के एहलकारों को कि इस तरीके का कोई वाकया ना हो, और फिर उनकी सेफ्टी भी तो यकीनन जरूरी है। देखिए, हमने जब भी कहीं पर प्रोग्राम करते हैं ज़िली इंतजामिया को सबको या हमारी जो है इंफॉर्मेशन होती है, हमने ज़िली इंतजामिया के साथ भी हमारे साथ हैं वो, और वो इस वक्त और भी जो हमारे को जो भी मदद चाहिए वो हमारे पास आ रही है। इंशाल्लाह ताला हम कंट्रोल कर लेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। बशीर सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे, इंसदाद तजावुजात सेल केएमसी के सरबराह हैं, और वो यही कह रहे थे कि कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है सूरत हाल को। आज ऑपरेशन अभी भी जारी है और जब तक अंधेरा नहीं हो जाता यहाँ पर ऑपरेशन रखा जाएगा जारी। और उन्होंने ये बताया कि 3 कम अज कम इलाके ऐसे हैं, और इत्तेफाक ऐसा है कि एक थाने की हुदूद में ये 3 इलाके हैं जहां पर ऑपरेशन किया जा रहा है। पुलिस से कोऑर्डिनेशन तो की गई थी, लेकिन यहां पर एक मरबूत प्लानिंग के तहत कब्जा माफिया ने आगे से हमला किया केएमसी एहलकारों और पुलिस पर, जिसकी वजह से एक तो मज़ाहमत दिखाई गई और फिर 4 एहलकार कम अज कम जख्मी हुए हैं। बिल्कुल, और कराची से ही एक और खबर है जहां लुटेरे फिर से बेलगाम होने लगे हैं, क्योंकि डाकुओं ने शाह लतीफ टाउन थाने की हुदूद में बैंक से पैसे निकलवाए और शहरी से 10 लाख रुपए छीन लिए। इस लूटमार की फुटेज पब्लिक न्यूज ने हासिल की है। एक बैंक से शहरी ने 10 लाख रुपए निकलवाए और डाकुओं ने इस शहरी से वो 10 लाख रुपए जो छीने, ये सीसीटीवी फुटेज में आप मुलायजा कर सकते हैं। बिल्कुल, इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदे बिलाल खान हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल खान, बताइएगा क्या पहले से स्टॉक कर रहे थे, क्या मामला है, बताइएगा तफसील। जी बिल्कुल, देखिए शाह लतीफ का इलाका है, गुलिस्तान सोसाइटी में ये वारदात हुई है जिसकी सीसीटीवी फुटेज है वो मंजर आम पर आई है। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि 4 मुल्जिमान मोटरसाइकिल पर सवार हैं जिन्होंने जो है ताजिर को रोका है और रोक कर जो है वो 10 लाख रुपए से जायद की जो रकम है वो लूट कर बआसानी जो है वो फरार होने में कामयाब हो गए। ये बताया जाता है शहरी की जानिब से कि वो बैंक से रकम लेकर जो है वो जा रहा था कि रास्ते में जो है नामालूम मुल्जिमान ने रोका है और असले के जोर पर जो है वो 10 लाख रुपए से जायद की रकम जो है वो लूट कर बआसानी फरार होने में कामयाब हो गए। इस हवाले से पुलिस हुकाम से हमारी बात हुई है। पुलिस हुकाम का ये कहना है कि तमाम वारदात के हवाले से तफसीलात हासिल कर 10 लाख से जायद की रकम 4 डाकू इस शहरी से लूट कर फरार हो गए। ये डाकू यहाँ पर बेलगाम है और पुलिस यहाँ पर नाकाम नजर आती है। बहुत शुक्रिया बिलाल खान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, यहाँ पे ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ बात करेंगे पैरागॉन सोसाइटी स्कैंडल की। एक नई पेशरफ्त है, आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक इन द शो। बात करेंगे चीनी काउंसिल खाने पर हमले में भारतीय और अफगान खुफिया एजेंसी सहूलतकार निकली हैं। दहशतगर्दों के भारतीय दहशतगर्द एजेंसी रॉ और अफगान एजेंसी एनडीएस से राबतों का भी इंकशाफ हुआ है। तहकीकात के दौरान सानेहा सेवन, शिकारपुर और चीनी काउंसिल खाने पर हमलों में मुमासिलत पाई गई है। तीनों हमलों में दहशतगर्द बलूचिस्तान से सिंध में दाखिल हुए, जबकि सानेहा मस्तूंग में भी रॉ
और एनडीएस ने सहूलतकारी की, अब तक की तहकीकात में ये सामने आया। बिल्कुल, और तहकीकाती टीम से सानह सेवन और सानह शिकारपुर में मुलव्विस कलदम तंजीम के कैदियों से भी तफ्तीश की है और चीनी कौंसल खाने पर हमला जो हुआ उसमें भारतीय और अफगान खुफिया एजेंसी सहूलतकार निकली है, क्योंकि दहशतगर्दों के भारतीय दहशतगर्द एजेंसी रॉ और अफगान एजेंसी एनडीएस से राबतों का इंकशाफ हुआ है। इसी पर बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे बिलाल खान हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल खान, बताइएगा, तो इन दहशतगर्दों के राबते थे रॉ और एनडीएस के साथ, मजीद तफसील बताइए। जी बिल्कुल, देखिए कराची में चाइना कौंसल खाने पर हमले की जो गुत्थियां हैं वो सुनने लगी हैं। तफ्तीशी जराये का ये कहना है कि सानह सेवन, सानह शिकारपुर और चाइनीज कौंसल पर हमले के ताने बाने मिलने लगे हैं। तीनों हमलों में दहशतगर्द बलूचिस्तान से सिंध में दाखिल हुए हैं। दहशतगर्दी मुलव्विस मुलजिमान के ताने बाने बदनाम जमाना भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ और अफगानी एजेंसी एनडीएस से मिले हैं। सारे मसलों में भी भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ और अफगानी खुफिया एजेंसी एनडीएस ने सहूलतकारी की थी। तमाम सूरत को मद्देनजर रखते हुए कानून नाफिज करने वाले इदारों ने तहकीकात का जो दायरा है वो मजीद वसी कर दिया और तफ्तीशी जराये का ये कहना है कि सिंध और बलूचिस्तान की जेलों में कैद कालदम बीएलओ और दीगर कैदियों से तफ्तीश की जा रही है। सानह सेवन और सानह शिकारपुर में मुलव्विस कालदम तंजीमों के जो कैदियों से भी जो है वो तफ्तीश का अमल शुरू कर दिया। तो तमाम असर चीजों को जो है मद्देनजर रखते हुए, तमाम जो चीजें हैं उनको पहलू में रखते हुए जो है तहकीकात का आगाज भी जो है वो किया गया था। रॉ के हवाले से भी जो है तहकीकात की जा रही है। उसके अलावा जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के हवाले से जो तहकीकात भी जो है वो की जा रही है। तमाम पहलुओं को जो है मद्देनजर रखते हुए बिलाल, इन तमाम तहकीकात के बाद गिरफ्तारियां भी कोई और अमल में आई हैं अब तक क्या? जी बिल्कुल, देखिए इस हवाले से जो है तफ्तीश का आगाज किया गया था। जैसे ही ये चाइना कॉन्सुलेट पर हमला हुआ था उसके बाद जो है वो हिरासत में लिए गए थे 7 अफराद, जिसमें खातून भी शामिल थी। इन तमाम अफराद से जो है तफ्तीश का अमल जारी है। ये बताया जाता है कि जो मुकाबले में हलाक हुए थे बीएलए के दहशतगर्द, उनमें से जो है उसमें रज़ाक के 2 भाई जो है वो शामिल है। उनसे तफ्तीश का अमल जारी है, लेकिन अभी तक जो है बाज़ाब्ता तौर पर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की जानिब से कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है, लेकिन हिरासत में लिए गए अफराद से जो तफ्तीश का अमल जारी है। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की जो तफ्तीशी जराये है उनका ये कहना है कि तमाम असर पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए जो तफ्तीश का आगाज जो है वो किया गया है। इसके अलावा जो चीजें बरामद हुई थी इन मुल्जिमान से, जिसमें भारी मिकदार में असलहा था, बारूदी मवाद था और जैकेट थी, उन तमाम चीजों को जो है फॉरेंसिक लैब भिजवा दिया गया है। उससे भी जो है जब रिपोर्ट आ जाएगी उस तमाम चीजों की तो आया मालूम हो सकेगा कि जो असला इस वारदात में इस्तेमाल हुआ है वो किसी और वारदात में इस्तेमाल तो नहीं हुआ। तमाम तर चीजें जो है। तो बिलाल खान, कब तक बताया जा रहा है कि रिपोर्ट आएगी ताकि मजीद तफ्तीश को आगे बढ़ाया जा सके? जी बिल्कुल, देखिए अभी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की जानिब से तमाम चीजें जो है वो इकट्ठी की गई थी जय वकुआ से, और ये चीजें इकट्ठी करने के बाद जो फॉरेंसिक लैब जो है वो भिजवा दिया गया, लेकिन अभी तक जो है वो रिपोर्ट नहीं आई, क्योंकि इसका एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद तमाम तर तफ्तीश जो है वो मुकम्मल होगी। मुकम्मल होने के बाद जो एक जामा रिपोर्ट बनेगी, जिसके बाद जो है वो बताया जा सकेगा कि जो ये असला बरामद हुआ है ये कहाँ से आया था, और अगर ये असला जो है पुराना है तो इस असले के जरिए जो है कौन कौन सी वारदातें हुई है, और ये भी जो है सामने आएगा कि ये असलहा जो है ये पहली वारदात में इस्तेमाल हुआ या इससे कबल भी जो है कई वारदातों में इस्तेमाल हुआ है। जी बहुत शुक्रिया बिलाल खान, इस सारे मामले पर आप हमें अपडेट कर रहे थे। चीनी कौंसल खाने पर जो हमला हुआ उसकी तहकीकात में अब तक जो पेशरफ्त हुई है उसके मुताबिक रॉ और एनडीएस का गठजोड़ पाकिस्तान में दहशतगर्दों के साथ सामने आया है और बताया यह गया है कि बहुत मुमासलत पाई जाती है जो सानहा शिकारपुर में हुआ था और सेवन के इलाके में हुआ था उसमें और इस हमले के अंदर, जबकि तमाम तर जो असलहा कब्जे में लिया गया था उसकी साख्त क्या है ये पता करने के लिए वो तमाम असला फोरेंसिक टेस्ट के लिए भिजवा दिया गया, जिसके बाद मजीद असर्टन किया जाएगा कि ये दहशतगर्द आए कहां से थे और इनके पीछे कौन था। बिल्कुल, हम यहाँ पर ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पैरागॉन केस का जिक्र होगा, जिसमें नैब लाहौर ने कैसर अमीन बट से इब्तदाई तफ्तीश भी मुकम्मल कर ली है। आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद।